हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ ऑनलाइन कुछ हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। तो मैं यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ। कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दूसरा दोहराव यानी कि ड्रिल का प्रयोग, तीसरा लिखित अभ्यास का प्रयोग, चौथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ना, यही सही है। एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ बेटर ऑप्शन है, यानी कि शब्दावली को सीखने में मदद करना चाहते हैं, कहानी और चित्रों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख रहा हूँ। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, यानी कि बहुभाषावाद से एक न एक क्वेश्चन जो है हिंदी सेट में देखने को मिलता ही मिलता है। अर्थात ये सब क्वेश्चन जो है ना अच्छे से कर लेने में ही फायदा है एक्चुअली। यानी कि ऑप्शन देख रहा हूँ बहुभाषावाद शिक्षा का। शिक्षण अधिगम के लिए विद्यार्थियों की भाषा का उपयोग करना, दूसरा शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, तीसरा शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करना, चौथा नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना। यानी कि जो हमारा यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा राइट है। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिससे कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। जब हम बच्चे को क्लासरूम में उनकी भाषाओं का उपयोग करेंगे तो बहुभाषावाद कहलाता है। अर्थात भिन्न भिन्न तरह के बच्चे होते हैं, भिन्न भिन्न एरिया से बच्चे आते हैं क्लासरूम में, सबकी भाषा अलग अलग होते हैं। तो उसमें जो बच्चे की जो भाषा का उपयोग करेंगे तो यह बहुभाषावाद शिक्षा कहलाता है। और इससे पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना एक इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन देख रहा हूँ अनुमानिक, दूसरा वैश्विक, तीसरा स्थानीय, चौथा लेन देन। तो हमारा विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है, अर्थात अनुमानिक होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है यही हमारा राइट है, अनुमानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है बहुबुद्धि से रिलेटेड। तो अर्थात पहला ऑप्शन देख रहा हूँ प्रवास सटीकता बुद्धि, दूसरा भाषाई मौखिक बुद्धि, तीसरा शब्दावली व्याकरण बुद्धि, चौथा दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। तो यहाँ पर जो 2 नंबर ऑप्शन है ना, भाषाई मौखिक बुद्धि जो है ना बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में बुद्धि भाषा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, दूसरा है अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, तीसरा है सीमित रोजगार के अवसर, चौथा है पारिभाषिक जागरूकता। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ना सीमित रोजगार के अवसर, यही एक निगेटिव ऑप्शन है। सीमित रोजगार नहीं करना है, यानी कि बहुभाषावाद के लाभ सीमित नहीं होता है। इसमें जितना से जितना हो सके बच्चे क्लासरूम में जो है आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से भाषा सीखते हैं, जानते हैं। अर्थात जो है तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ हमारा जो है रॉन्ग है। बाद बाकी 1 और 2 और
फोर्थ जो है हमारा सही है। यानी कि चौथा ऑप्शन जो है ना, यही हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है और करती है, लेकिन वह भाषा दूसरे के लिए सर्व नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? उसके वाचन को क्या कहेंगे? आंतरिक भाषा, निजी भाषा, सामाजिक भाषा, आत्म केंद्रित भाषण। यानी कि जो हम यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आंतरिक भाषण। जब बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है तो वो आंतरिक भाषा कहलाता है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अर्थ विज्ञान, ये नहीं होगा। दूसरा है उपयोगिता विज्ञान, यही ऑप्शन सही है। अर्थात जो दूसरा ऑप्शन है ना, यही ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि उपयोगिता का विज्ञान जो है ना, भाषा विज्ञान की शाखा से संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। तीसरा आकृति विज्ञान, ये नहीं होगा। चौथा स्वर विज्ञान, ये भी नहीं होगा। अर्थात मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं। शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। और कथन ब 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। तो मैं यानी कि यहाँ पे हम ऑप्शन देख रहा हूँ, दोनों सही है, अ और ब दोनों सही है। चूँकि शैशवावस्था से बच्चे की जो वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है, जी बिल्कुल अधिक होती है। और कथन ब बोल रहा है कि 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। अर्थात जो 3 नंबर ऑप्शन है अ और ब दोनों सही है। यहाँ पे अ और ब दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। पहला चयन, सहतीकरण, उद्देश्य का निर्धारण। चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरा चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति। चौथा चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है चयन, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण जो है मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। अर्थात मानक बोली का जो दर्जा पाने के लिए फर्स्ट चयन, दूसरा संहिताकरण और तीसरा उद्देश्यों का निर्धारण। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोली के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। कथन अ, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। और ब, एक समान शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोगिता की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है।
जी बिल्कुल जानी जाती है। और दूसरा जो है वो कथन जो है, एक समान शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। नहीं, बिल्कुल एक प्रकार की बोली के रूप में नहीं जानी जाती है। अर्थात जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ना, ए ही फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही है, और सही है और वह गलत है। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, सहकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी, वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है। पहला शुद्धतावादी, दूसरा स्तर भिन्नता, तीसरा रजिस्टर, चौथा मुहावरेवाद। यानी कि जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ना रजिस्टर, ये रजिस्टर कहलाता है। यानी कि 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो ये साफ साफ दिख रहा है, हमारा ले वैगोसी चाचा है, जो एक दूसरे को सहायता यानी कि पार प्रदान करते हैं यहाँ पे। यानी कि कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सकते हैं। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है। हमारे ले वैगेसी जो चाचा है ना, इन्हीं के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 118 नंबर क्वेश्चन है। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे, तो उससे बात करेंगे। अर्थात जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है ना, ये हमारा राइट है। बाद बाकी सारा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे, उससे बात करेंगे। बाद बाकी जो फर्स्ट ऑप्शन है समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। उससे सभी के सामने बात करेंगे, जी नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। चौथा, उससे कुछ नहीं कहेंगे और उसके अनुशासित होने की उपेक्षा करेंगे, या अनुशासित वाली बात कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए उससे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं का नियमों का समूह है कि किस रूप में जाना जाता है। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है कि किस रूप में जाना जाता है। मैं ऑप्शन देखता हूँ। संप्रश्नात्मक उपागम, दूसरा है अंतःक्रियात्मक उपागम, तीसरा संरचनात्मक उपागम, चौथा निवेश उपागम। अर्थात जो संरचनात्मक उपागम है ना, ये हमारा राइट ऑप्शन है, यही हमारा सही होगा यहाँ पे। संरचनात्मक उपागम जो है कि समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि संरचनाओं या नियमों का समूह है, संरचनात्मक उपागम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। कथन अ क्या कहता है देखते हैं। यहाँ पे शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। दूसरा कथन ब,
शिक्षार्थियों को सीखने की व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ना, तो सही है किंतु ब गलत है। गलत किस लिए है कि शिक्षार्थियों के सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ा, यानी कि व्यक्तिवादी, यानी कि एक एक व्यक्ति के रूप में जो है ना गतिविधि में भाग लेना पड़ता है, एक गलत ऑप्शन है। लेकिन फर्स्ट जो है ना, शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधन या मॉनिटर की है। अर्थात जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा राइट है, और सही है और वह गलत है। चलिए, मैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन कराए हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेके आऊँ। धन्यवाद आप सभी को।